कल हमारा क्या चल रहा था? दिनचर्या अध्याय ना। মাঝে হারা হয় না চলা মারো মাঝে হারা। शुरू किया जाए क्या? सब लोग आ गए क्या? यस सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कल हमारा क्या हुआ था? लगभग हो गया था दिनचर्या वाला, क्या कुछ शेष रह गया था? हेलो। जी सर। मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी जी। हाँ हाँ। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कल क्या क्या हो गया था? दिनचर्या वाला हो गया था क्या? एक्चुअली मेरे पास वर्कर लोग हैं, मैं बीच बीच में क्लास अटेंड की, वर्कर लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, चलिए। आपने लास्ट पॉइंट दिया था हमें, कैसे खाना खाएं। हाँ हाँ हाँ। उसके आगे का अच्छा विजन अभी हमारा होना है। अच्छा अच्छा, ऐसे खाना खाएं, कैसे खाना खाएं, मतलब खाना खाने का तरीका। या खाने खाने के नियम पर चर्चा कर रहे थे, है ना? हाँ, कैसे खाएं, हाँ, ये था। राइट राइट, 10 नियमों के बारे खाएं। में चर्चा कर रहे थे। हाँ, राइट। हाँ हाँ, अभी थोड़ा ध्यान में आया। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद।
तो लगभग खाने के नियम हमारे कंप्लीट हो गए, तो हम दिनचर्या अध्याय को शुरू करते हैं। दिनचर्या अध्याय, अ, दिन प्रतिदिन सर हमारा कैसा सर आयुर्वेद ये में तो ना एक दिनचर्या का डे अध्याय लगेगा बताया गया है। इस चैप्टर को। किसको? खाने के अध्याय को ना अभी कर तो लिया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी वेरिएशन है। भी पहले मीठा लिया जाए, पहले नमकीन लिया, अभी इसकी वो क्लैरिटी हुई नहीं हमारे। अच्छा, वो क्लियरिटी करनी है, कोई बात नहीं, कर देते हैं, नो टेंशन। तो अ, देखिए, मीठा खट्टा जो 6 रस हैं, षड रस के बारे में आयुर्वेद चर्चा करता है। तो आयुर्वेद के जो बेसिक नियम है, पहले वहां आपको जाना पड़ेगा इसको समझने के लिए। जी सर। बेसिक नियम जो हैं उसके ये हैं, आयुर्वेद कहता है कि मूल जो है आयुर्वेद का मुख्य नियम ये जी। है, बेसिक नियम कि आपको मध्यम रहना है, हाँ। देश काल परिस्थिति के अनुसार विचरण करना है। अपना जो आचरण जो है देश काल परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, चाहे खाने का हो, चाहे सोने का हो, नहाने धोने का हो, अपने हिसाब से होना चाहिए। जैसे सपोज करो, वो कहते हैं देश काल और परिस्थिति के अनुसार। जो शास्त्र लिखा गया 5,000 साल पहले, वहां की भाषा का आज की भाषा में बहुत अंतर है। देश की आजादी के लेकर के अब तक जो हिंदी का प्रादुर्भाव या विकास हुआ है, हिंदी भाषा शैली में, आजादी से पहले के ग्रंथों में और आज के ग्रंथों की भाषा शैली में, दोनों में अंतर है। तो 5,000 साल की तो पता नहीं क्या होगा अंतर, केवल देश के आजादी के बाद और पहले के ग्रंथों में अंतर आ गया। तो जो देश की आजादी के पहले लिखे गए, वो देश की परिस्थिति के अनुसार लिखे जाते हैं, है ना। हजरत मोहम्मद साहब ने 1400 साल पहले कोई चीज लिखनी दी, उस समय तो कोई शास्त्र था नहीं। तो उनके जो नवासे आए या उनके जो दामाद आए, उन्होंने कुछ लिख दिया, या उनके जो खलीफा आए, ये 2 फाड़ हो गए, एक तालिबान हो गए और एक हो गए। ये जो तालिबान जो प्रवृत्ति है ना, ये किसी को देख करके वो चरित्र को धारण नहीं करना, जो बेसिक सूत्र बने हुए हैं उनको धारण करना जरूरी है। तो आयुर्वेद का बेसिक सूत्र क्या है? बेसिक सूत्र ये कहता है हमें कि हमें मध्यम रहना है। मेरी जरूरत है, मेरा मोटापा ज्यादा है, तो मैं खाने के बाद में मीठा नहीं खा करके पहले खा लूं। मेरा मोटापा कम है, मेरा शरीर ऐसा पतला दुबला हो रहा है, तो मैं खाने के बाद में थोड़ा पानी भी पी लूं। कई जगह लिखा हुआ है साहब, खाने के बाद में तो पानी पीना अपराध है साहब, 1-1.5 घंटे बाद पियो। आपको अपना वजन बढ़ाना तो पानी पीना ही चाहिए। बीच बीच में घूट घूट के, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी है तो आप छाछ का गिलास साथ में रखिए। नहीं साहब, जल को ज्यादा बढ़ाना नहीं शरीर में, ये तो नियम के खिलाफ हो गया। लेकिन डॉक्टर आज बताते हैं कि आज छाछ के साथ में आप घूट घूट करके पानी पियो। देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को बदलना, ढालना, यही सीखना, यही आयुर्वेद का मुख्य मूल मंत्र है। तो सीखना और खाली रटने में फर्क है। आपको रटना नहीं, सीखना आना चाहिए। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग गुरुजनों ने, हमारे जितने भी गुरुजन प्रकट हुए इस दुनिया में आए, सभी हमारे लिए आदरणीय और पूजनीय। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार उन चीजों का व्याख्यान किया। तो उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो थे, उस परिस्थिति में वो सारी चीजें बहुत अच्छी थी। आज हमारे शरीर में, आज हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, यूरिया, ऐसा खाना पीना बहुत ज्यादा हो गया है। तो मेरे शरीर में एसिड बढ़ रहा है। तो एसिड बढ़ रहा है तो मैं खाने के पहले भी मीठा ले सकता हूँ, बाद में भी ले सकता हूँ। यदि खाने के बाद में नहीं लेने की परंपरा होती तो ये कटु कषाय रस के बारे में क्यों बोलते? तो हमारे सालों से पान खाने की परंपरा क्यों बनी? इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो इन सारी चीजों में ये कहा गया है कि आपको किसी एक बात से बंद कर नहीं रहना है। हर व्यक्ति की जरूरतें, व्यवस्थाएं अलग है। अपनी प्रकृति देखो, कफ, पित्त और वात, ये सीखना जरूरी है। और उनमें मध्यमता अपनी ढूंढनी है। अपनी मध्यमता क्या है? हर व्यक्ति की मध्यमता अलग अलग हो सकती है और विषय अलग अलग हो सकता है।
मेरी जरूरत, मेरा जो वजन बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा, और मेरा पाचन क्रिया ठीक नहीं है, फिर भी मैं मीठा खा रहा हूँ, तो मुझे मीठा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ना तो खाने के पहले ना बाद में। मेरा पाचन क्रिया खराब हो चुकी है तो मुझे मीठा खाना ही नहीं चाहिए। लेकिन पाचन क्रिया खराब होने के साथ साथ एसिडिटी भी हो रही है, तो फिर क्या करूंगा? तो मैं उसमें थोड़ा सा कड़वा कसेला जो है रस भी मिला लूंगा, तो मुझे लाभ होगा, है ना। मुलेठी, मुलेठी भी मीठी है ना। लेकिन मुलेठी के साथ में, मुलेठी को खाने का जो सिस्टम है, ये दवा, हम चाहे ना, कहते हैं ना, हम चाहे तो भोजन को जहर बना लें, चाहे फिर जहर को अमृत बना लें। वही बंदर और उस तरह की कहानी आ जाती है, फिर वही दिमाग में चलती है कि उस तरह जो है किसी बंदर के हाथ लग जाए तो उसका क्या करने वाला है। हमको बंदर तो बनना नहीं है, हमें कम से कम इतना तो आ जाए, हमें डॉक्टरी भी नहीं करनी, लेकिन इतना तो आ जाए कि हम अपना जो डॉक्टरों पे खर्चा कर रहे हैं वो बचा सके। तो हमारे हिसाब से, देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय के हिसाब से क्या अच्छा है का ज्ञान होना जरूरी है। रटने से कोई चीज ठीक नहीं होती। हमें सभी गुरुजन हमारे आदरणीय हैं, परम पूजनीय हैं, उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीजें बताई होंगी, और उसका सम्मान करना श्रेष्ठ है। तो 5000 साल भाई पहले भी गुरुजनों ने संहिताओं में लिख दिया, भाई मध्यम रहो, मध्यम रहो। तो मध्यम रहना है, यानी उनको पता था 5000 वालों को, 5000 साल वालों को, जो कोई 500 साल जी रहा था, कोई इतने साल जी रहा था और स्वस्थ जीवन, और दुनिया से कह के जाते थे हम इतनी तारीख को जाएंगे, और मर्जी से जाते थे। इसका मतलब उनका कोई तो विज्ञान था जिसके आधार पे वो कोई 500 साल जी रहा है, कोई 150 साल जी रहा है। महर्षि वाघभट्ट जो अभी 2-2.5 हजार साल पहले आए थे, वो भी खूब लंबे जिए और अपनी मर्जी से दुनिया से गए, है ना। महर्षि चरक को देख लो, महर्षि सुश्रुत को देख लो, ये सब मर्जी से जाने वाले लोग हैं। अपनी मर्जी हो गई, अब दुनिया त्यागनी है, हमारा बहुत हो गया समय, हमने जो करना था दुनिया के लिए सब कुछ कर दिया। और ये सैकड़ों साल जिए, ये कभी न तो बूढ़े हुए, पूरे दांतों के साथ जिए, पूरी आंखों, पूरी इंद्रियों के साथ जीवन गुजारा है। तो इनका विज्ञान कुछ तो है, इसलिए इन्होंने कहा कि मध्यम रहो, जैसी जरूरत है वैसा काम। सर ये भी कोई टेक्निक होगी ना इनकी? बिल्कुल, क्यों नहीं। वही तो टेक्निक है, वही तो हमको समझना है। इसीलिए तो उन्होंने हमेशा जोर दिया वात पित्त और कफ को अंदर गहराई तक समझो, क्योंकि हमको अपने को जानना है, अपने को इस 5 तत्व से मिलके जो बना। आवाज बंद हो गई है सर। आ रही आवाज, आ रही? जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो बहुत गहरी तकनीक जो है, आपको वात पित्त और कफ को जानना जरूरी है। और ये जब जान जाएंगे तो हमें इसके अंदर 5 तत्व हैं, इस 5 तत्व का बैलेंस, जैसे कफ किससे बना है? जल और पृथ्वी तत्व से मिलकर बना है। इन दो में से किसी चीज की अधिकता बढ़ा दो, अब कहते हैं हम कि मध्यम रहो, यानी सम रहो, समान रहो, यानी कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही पित्त को मानते हैं। पित्त किससे बना है? पित्त से बना है अग्नि तत्व और जल तत्व से। तो यानी जल तत्व को दोनों में हो गया कॉमन, एक तरफ हो गया अग्नि, एक तरफ हो गया पृथ्वी। यानी कफ को लेते हैं, और कफ का नियम क्या बना है? कफ क्या है? कफ शरीर का विकास करता है, यानी कोई भी चीज शरीर में वृद्धि होती है, बढ़ती है, तो किससे बढ़ती है? कफ से बढ़ती है। और कफ का स्वभाव क्या है? मधुर है, मीठा है। तो मीठा ज्यादा कब खाना है हमको? जब शरीर की वृद्धि करनी है, विकास करना है, तो खाना है। अब हमारा शरीर तो वृद्धि होकर के बड़ा हो गया, है ना, बड़ा हो गया। अब पित्त जो है, पित्त क्या कर रहा है? पित्त इन सबको
व्यवस्था दे रहा है, इनको पाचन योग्य बना रहा है। शरीर हमारा किन चीजों को ग्रहण करे, शरीर का विकास के लिए हमने खा तो लिया, लेकिन उसको शरीर को अंग लगे। कहते हैं ना, अंग नहीं लगता कुछ भी खाते हैं, तो कुछ भी खाने के बाद वो अंग लगे, शरीर को फायदा दे, इसलिए वो अग्नि तत्व उसको पकाने का, पचाने का काम करता। तो दीपन पाचन कौन करा, किसने किया, पित्त ने किया। अब इन दोनों को, ये तो दीपन और पाचन हो गया और पृथ्वी तत्व शरीर में आ गया, अब इसको ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करें, पेट में पड़ा रहेगा क्या, नहीं। तो फिर वात, वात की ड्यूटी लग गई। वो किससे बना, वायु से। और आकाश तत्व, आकाश यानी शून्य। ये थोड़ा सा अध्ययन से जुड़ा हुआ विषय हो जाता है। आपके आकाश तत्व जैसे ही बढ़ने लगता है शरीर में, आपका दिमाग शून्य की ओर जाने लगता है। आप संसार को त्यागने की प्रवृत्ति पर आ जाते हो, अरे छोड़ो कुछ नहीं है, सब बेकार है। ये आकाश की वृद्धि का परिणाम है। ईयर की वृद्धि होती है तो आप कहते हो यहाँ दुखा, कभी यहाँ दुखा, कभी वहां दुखा, जोड़ हिलते नहीं। ये वायु वृद्धि का परिणाम। तो वात विकृति हुई तो क्या हुआ, ऐसे हुई। विकृति नहीं होकर के ये सात्विकता की ओर गई, तो आपको आध्यात्मवाद में गहनता दे दी। आपका मन ध्यान में बहुत बढ़िया लगा। आकाश तत्व है। तो ये 5 तत्वों का बैलेंस शरीर में रहना जरूरी है। आकाश बढ़ गया तो आप जंगल में चले गए एयर बढ़ गया, एयर बढ़ गया तो आपके शरीर में यहाँ वहां दर्द होने लग गया। सम रहे पांचों तत्व। पृथ्वी तत्व को आपने बढ़ा दिया ज्यादा मीठा खा के, तो क्या हो गया, वो हमारा शरीर फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शरीर की वृद्धि है ना, ऐसे बीमारियों से दाग सकते हैं। फिर नाक की हड्डी बढ़ गई, साइनस का यहाँ कोई मांस का टुकड़ा बढ़ गया, पथरी हो गई, ये क्या है, वृद्धि है। तो वृद्धि किससे, कफ से, मधुर रस से। कफ मधुर है भाई। ऐसे 6 रसों का 5 तत्वों के साथ मेल कराना, यही, और वो भी उसमें कोई घट जाए या बढ़ जाए इसका भी निरीक्षण करते रहना है, यही आयुर्वेद है। और कुछ भी नहीं है, इसी का सामंजस्य बिठाना। छोटी सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, इसमें कोई टेंशन वाला विषय नहीं है कि भाई मीठा खाना के बाद में खाना के पहले खाना। अपनी क्षमता। अब आधुनिक विज्ञान को बोलता है हमें भूख क्यों लग रही है, हमारा स्टमक है, स्टमक है। अब पेट के अंदर क्या है, एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, जैसे लार एमिनो एसिड बॉडी में इकट्ठा होता है, तो बढ़ करके फिर क्या करेगा, वो बढ़ गया, और यहाँ पे जो रूजी होती है, इसमें यहाँ पर जमा हुआ कफ की लेयर, ये यहाँ से सरकने लगती है। यहाँ पर जैसे ही कम हो जाएगा कफ, और रूजी के जो ऐसे वेलवेट नुमा दाने हैं, कभी मैं दिखाऊंगा, पेट की आंतरिक संरचना कोई कटावटा होगा दिखा हुआ, तो उसमें देख करके अपन देखेंगे, तो उसमें ये दिखेंगे रूजी, राइट। ये रूजी जो है, जैसे स्टमक ऐसे मूव करता है, तो ये जब चुभती है, इसी चुभन के कारण आपके पेट में जलन या ऐसी डिमांड होती है कि कुछ खाना चाहिए, कुछ खाना चाहिए। तो कुछ खाने की जो इच्छा है या भूख लगने की, इसी को भूख लगना कहते हैं। तो हमारा खाना ठीक से पचता रहे, ये सारी व्यवस्था ठीक से चलती रहे, इसी प्रवृत्ति का नाम भूख लगना है। और आयुर्वेद ही नहीं, WHO भी कहता है कि आदमी वही स्वस्थ है, एक स्वस्थ की परिभाषा, मन से भी स्वस्थ है, शरीर से भी स्वस्थ है, जिसकी सारी क्रियाएं ठीक से चलती हो, यानी 5 इंद्रियां ठीक से काम करती हो, समय पर उसको नींद आती हो, समय पर भूख लगती हो, और समय पर निवृत्ति हो जाती हो। यही अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना है। और वो मानसिक रूप से जितने ज्यादा लोगों को सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ दिखता है, वही स्वस्थ व्यक्ति। तो आप किसी के लिए कुछ छोड़ जाओ, कुछ कर जाओ, बस यही
आध्यात्म के अंदर बहुत सारी चीजें, आध्यात्म कभी फिर कभी चर्चा करेंगे, ये विषय नहीं है हमारा, विषय आयुर्वेद का है, आज चर्चा का विषय अलग है, फिर कभी होगा तो देखेंगे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इससे जुड़ी हुई हैं। मीठा जो है हमें स्वास्थ्य मेंटेन करने की कहानी करता है। यदि आपका स्वास्थ्य, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिर आप मीठा लेंगे। अभी आपकी भूख हो गई है बंद, अब आप मीठा बढ़ा के खा रहे हो, तो हमेशा के लिए भूख खत्म हो जाएगी। तो भूख लगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से वो रूजी, आधुनिक विज्ञान बोलती है ना, रूजी, रूजी को साफ करो। आयुर्वेद में तो कहीं रूजी है नहीं, यहाँ तो थोड़ा सा अलग है सिस्टम। आधुनिक विज्ञान की भाषा में स्टमक जो है, स्टमक के अंदर रूजी है, रूजी को साफ रहेगी तो भूख लगेगी, यानी उसकी गंदगी अंदर से साफ होगी। आधुनिक विज्ञान में और क्या बोलोगे, डिटॉक्स कर लो, है ना, इसको डिटॉक्स बोल दो, और क्या शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, हम भी कुंजल उंजल करके इसको कुछ डाल के अंदर से धो के साफ कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं कचरे को। ये जो जमा हुआ कफ है तो भूख लगने लग जाती है। यही प्रक्रिया जब हम खाने के पहले इस्तेमाल करेंगे, और खाने के 45 मिनट पहले पानी का ज्यादा पी लेंगे। पानी ज्यादा पीना है तो आपको 45 या 48 मिनट पहले, यानी वाघभट्ट जी बोलते हैं कि 48 मिनट यहाँ से और यहाँ तक यूरिनरी ट्रैक्ट तक जाने में लगता है किसी भी लिक्विड को, क्योंकि सब जगह नलियों में ही तो है पूरा खेल। ऊपर से नीचे तक आप चित्र देखेंगे तो नली दिखेंगी, सब गोल गोल, जैसे धरती गोल वैसे सब गोल। तो ये जो, वो तो फिर बह के चला जाएगा, उसको रोकेगा कौन। इसके जगह जगह वाल लगे हुए हैं, जगह जगह पर वो रूजी जैसी चीज है, वो उसको रोक के रखती है, संरचना है ऐसी अंदर की, तो वो इसको एब्जॉर्ब भी करती है। कई चीजें हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और रूजी से भूख भी लग रही। अब ये ज्यादा कफ जमा होगा तो ये भूख लगना बंद हो जाएगा। यदि हम मीठे का प्रयोग कर देंगे और 40-45 मिनट पहले, यदि हम कहते हैं, आयुर्वेद में लिखा है कि पानी नहीं पीना है, 48 मिनट पहले पानी पी लो, बाद में पानी नहीं पीना, फिर आपको भोजन ही करना है। यदि बीच में पानी पी लिया तो कहते हैं वात की वृद्धि हो जाएगी, यानी वात की वृद्धि शरीर में हो जाएगी, वायु के गुण बढ़ने लगेंगे। तो कैसे बढ़ेंगे ये, अब जैसे खाली जगह थी, खाली स्पेस था, आपने वहां पे पानी डाल दिया, पानी क्या करेगा, स्थान को ब्लॉक कर देता है। वो स्थान को, पानी का गुण देखेंगे तो इसका गुण जो देखने को मिलता है आयुर्वेद में, स्तंभन का गुण है, स्तंभन का। जो कषाय रस का गुण है ना, पानी कषाय रस नहीं है, पानी तो जिसमें मिला है उसके रंग जैसा, ऐसा किसके ऊपर गाना भी बन चुका। कहते हैं ना, आदमी का स्वभाव तो पानी जैसा है, पता नहीं जिसके साथ मिला हुआ वैसे ही हो जाता है। पानी को कईयों ने मधुर गुण भी माना है। तो सब विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, देश काल परिस्थिति के अनुसार माना है। आप देखते हैं ना, यहाँ पे तो मीठा है, मेरे ननियाल में मैं जाता हूँ कई जगह, तो वहां पर खारा पानी निकलता है नीचे से, धरती में से, फिर भी पीते हैं लोग, जीते ही है। तो वहां की धरती के हिसाब से वो अमृत है उनके लिए, करते हैं, प्रयोग करते हैं, करें क्या, उनका ऑप्शन ही नहीं। और आज से नहीं, हजारों सालों से जीता है। तो ये जो है खारा मीठा, ये जो क्रम अपनी धरती के अनुसार है, जिस धरती पर, इसीलिए तो कहा है ऋषि मुनियों ने कि जितना अपना 50 किलोमीटर का दायरा है, वहीं का पानी, वहीं का जल ग्रहण करो। ज्यादा दूर से लाओगे तो बीमार हो जाओगे। रही बात मीठे और खट्टे की और नमकीन रस की, तो क्रम बताया हुआ है। आयुर्वेद कहता है कोई भी चीज को ग्रहण करना क्रम से, क्रमशः रहता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के जीवन शैली के लिए अच्छा है। ये उस जमाने के लिए बोला था जब हर व्यक्ति स्वस्थ था, स्वस्थ होने की स्थिति में था। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है, उसके लिए सबसे पहले क्रमशः कोई भी चीज जो अपने को स्वस्थ मानता है पूरी तरह से, तो ये, क्योंकि दिमाग के लिए बहुत चीजें, मीठा जरूरी है। मीठे से कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं, आप कोलेस्ट्रॉल है जो बन रहा है, ये वही मीठा है, वही मीठा अब
इसको आयुर्वेद की दृष्टिकोण से देखते हैं, मीठे और कड़वे का जब भी मेल होगा तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए मीठा खाना भी जरूरी है। डायबिटिक के साथ में यही परेशानी, वो मीठा नहीं खा पाता, ना खाता है, तो धीरे धीरे दिमाग भी कुंद होने लगता है, काम करने की क्षमता भी कम हो जाती है, घट जाती है। ये जो मीठा है, मीठे का बस खेल आपको समझना है कि कब लें तो क्या फायदा होगा। खाने के बाद लोगे तो मोटापा बढ़ रहा है। आज लोग बोलते हैं ना, हम शादियों में आइसक्रीम खा रहे हैं, खाने के बाद में मीठा खा रहे हैं। देखिए, हमारी अग्नि अभी जली हुई है, राइट? अग्नि जली हुई है, प्रदीप्त है। तो जब भी, अच्छा मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे आपको बताता हूँ। 1 लीटर एसिड ले लो, 1 लीटर एसिड ले लो, राइट? 1 लीटर एसिड लेके उसमें कुछ चीज डाल दो, क्या होगा? वो खराब होगी या जलेगी? उसमें क्रिया प्रतिक्रिया होने लगेगी। अब वो एक डाला, फिर उसमें और कुछ डाला, फिर और कुछ डाला, तो दूसरी बार जब डालोगे उसकी उसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाएगी। तीसरी बार कुछ डालोगे तो उसमें थोड़ी उसकी साथ प्रक्रिया कम होगी एसिड की। क्यों होगी? क्योंकि पहले वाला जो पार्ट है उस एसिड में घुल चुका है, घुल चुका है। अब मान लो पहले यदि तीखा खाएंगे हम लोग, तो पहले भी एसिड का अम्ल क्या है? वो भी तीखापन है, उसमें भी अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के साथ अग्नि तत्व और डाल दिया, अग्नि तत्व के साथ अग्नि तत्व और डालिए। ध्यान से समझना, तत्व के हिसाब से समझो। क्या हमारी जरूरत है शरीर की? अग्नि तत्व मेरे बॉडी में एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, या मुझे भूख नहीं लगती? भूख नहीं लगती, उनके लिए मीठा के बजाय तीखा खाना सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी भूख, डाइजेशन सिस्टम खराब हो रखा है, उनके लिए अच्छा है, वो लें तो उनको कोई परेशानी नहीं है। जिनकी ऑलरेडी भूख अच्छी है, कफ प्रकृति के लोगों के लिए थोड़ा वो टेस्ट हो सकता है, नमकीन या चरपरा कुछ भी ले लें, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कफ जमा हुआ है, रूजी। अब उसको हटाने के लिए, जैसे हमारे गले में कफ जम जाता है तो हम क्या करते हैं? नमक के पानी के गरारे करते हैं ना, गड़गड़ गड़गड़, गला साफ, हम आराम से बोलने लग जाते हैं। तो वहां पर भी तो कफ जमा हुआ, उसको हटाने के लिए क्या डालो? नमकीन, चरपरा कुछ, नहीं? और मीठा डालोगे तो क्या होगा? आप कहोगे बिल्कुल सही है, मीठा डाल देंगे पहले तो फिर क्या होगा? वो तो चिपक जाएगा और बढ़ जाएगा कफ वहां पे, और भूख नहीं लगेगी। तो आयुर्वेद कहता है कि पहले जब भूख लगे तब खाओ, और उस क्रम से खाओ। उनके हिसाब से तो पहले मीठा है, ये जो शरीर की वृद्धि करता है। भूख लगे तो, भूख नहीं लग रही है तो क्या है? पहले कब बढ़ा हुआ है शरीर में? बढ़ा हुआ है तो वहां पे गंदगी हो रखी है, पहले उसको कुछ ऐसा तीखा तरपरा दोगे तो वहां सफाई होगी। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कब क्या खाना है, आपको तय करना है, आपकी जरूरत क्या है, आप ये देखो। तो हमारा जो सीखने का, ये विद्या जो हम सीख रहे हैं, कफ, पित्त और वात, फिर इन सीखने का मतलब कुछ नहीं बचता है जब हम इस तरह की बातें करने लगते हैं। हमें इसकी बारीकी में देखिए, वो उनके लिए श्रेष्ठ है जिनको एबीसीडी कुछ नहीं पता। इन जनरल पर्सन के लिए वो अच्छा है, लेकिन अभी तो हमें तो पता है ना कि हमारे कफ बढ़ रहा है, कि पित्त बढ़ रहा है, कि वात बढ़ रहा है। हम अपने आप पे इसको देख सकते हैं, जो देख ही नहीं सकते हैं उनके लिए ठीक है, चलो। वो आदमी क्या है कि अनाप शनाप कुछ भी खाता पीता रहता है, यहाँ से गया किसी के यहाँ जाके। और आज के युग में बीमारियों का कारण ही अग्नि मंदता है, अग्नि मांदता है। यानी हमारी शब्द की अग्नियां कमजोर है, अग्नि तत्व हमारे शरीर में कमजोर है या विकृत हो चुका है। तो आज के हिसाब से आप अग्नि को बढ़ाने वाला कोई कंटेंट पहले डाल दे तो कोई अतिशयोक्ति का विषय नहीं है। तो समय काल देश के परिस्थिति के अनुसार जो चीज मान्य है, जो हमारे शरीर के लिए मान्य है, हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट करता है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है।
सर अग्नि मंद हो और पित्त बढ़ता है, उसका बढ़ सकता है, पित्त नहीं, बढ़ा हुआ अग्नि हो। मंद हो तो पित्त नहीं बढ़ेगा, पित्त विकृत हुआ है। देखिए, हाँ, पित्त वो मैंने विकृति बताया ना, होती। पित्त की विकृति होगी तो एसिडिटी होगी। अब देखना, ध्यान से समझना, एसिडिटी भी अलग अलग तरह की, मैं आपको कई तरह की एसिडिटी बताता हूँ। अग्निमंद वाले की और अग्नि बढ़े हुए की एसिडिटी दोनों की देखनी है। कफ प्रकृति वाले की अग्नि मंदता की एसिडिटी होती है, पित्त प्रकृति वाले की अग्नि अधिकता की एसिडिटी होती है। कैसे होती है इसको भी समझना है। इसको समझना ऐसे है कि कुछ लोगों के, आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं जी एसिडिटी तो होती है लेकिन खट्टा पानी गले में नहीं आता। कई लोग बोलते हैं खट्टा पानी गले में आ जाता है, एसिडिटी तो नहीं हो रही है, जलन वलन तो कुछ भी नहीं, लेकिन खट्टा पानी पता नहीं क्यों मुंह में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर है कुछ। तो जलन नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, जलन नहीं है लेकिन फिर भी मुंह में कभी कभी खट्टा पानी आ जाता है। जलन नहीं है फिर भी जो खाना खाया उसकी डकारें आती है। अभी केला खाया तो केले की डकार आई, पपीता खा लिया तो पपीते की डकार आने लग जाती। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे अग्नि तो मंद है, ये अग्नि मंदता है जिसके कारण पानी जो आ रहा है ना, ये खट्टा जो पानी आ रहा है, ये एयर का विलोपन हो गया है। मतलब ये जो एयर का निकासी स्थान हमारा नीचे भागों से होना चाहिए, लेकिन अब क्या हो गया, वो अनुलोमन करने की आवश्यकता है, उसको वापस से अपनी जगह भेजने की आवश्यकता है। तो हमारी जो ये अपान वायु जो खराब होती है, समान वायु फिर उससे रिलेट होती है, कोरिलेट होती है। फिर ये जो इन सब पांचों वायु का जब ऐसे गड़बड़ आपस में गड़बड़ होने लगता है, तब कोई चीज ऊपर की गई हुई नीचे से ऊपर की ओर आती है। क्यों आएगी, आपकी जब जगह जगह यहां से अंदर गया, अंदर जाके एक वाल है, वो तीन, ऐसा ऐसा वाल है, ऐसे समझ लो, ये तीन उंगलियों को जोड़ लो, ये ऐसा वाल है, ऐसा, ठीक है। ये वाल को, ये जैसे यहां से कुछ आया बाहर से तो ये खुलेगा वाल, ऐसे खुलेगा, और इसमें से ये हमारा खाना पेट में आ गया, राइट, अंदर आ गया, और ये फिर बंद हो जाएगा। जब ये वाल वन वे ट्रैफिक है ना, तो फिर पेट का खट्टा पानी अंदर कैसे आ गया और ऊपर चला गया, राइट और रॉन्ग, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाल के अंदर, ये कोई वन वे ट्रैफिक है ना, कोई भूत वूत थोड़ी लगा वहां कोई, है ना। तो आज के युग में तो ये सब मान्यताएं नहीं, अभिज्ञान का युग है भाई, तो मानेंगे नहीं उस चीज को। तो ये जो है वाल जब खुला था, अब यहाँ से कोई चीज गई और स्टमक में चली गई अंदर, खाना खा पी लिया, तो इसकी भूसी हुई डकारें फिर वापस इस वाल के बंद होने के बाद में, भाई माना जाता है वाल बंद हो जाता है? तो फिर यहाँ से डकार, हवा, एयर का प्रेशर, ये सब वापस रिटर्न ऊपर कैसे आ रहा है, यहाँ ऊपर कैसे आ रहा है, और पानी मुंह में इकट्ठा कैसे आ रहा है? कोई कहीं और उनने कोई पताशी वताशी तो खाई नहीं है जो ऊपर रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो वाल है, ये वाल किन्हीं कारणों से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी कारण से, या हमारे गैस, इसको एसिड तो जला नहीं सकता। क्यों नहीं जला सकता? क्योंकि वाल के किनारे पे कफ की लेयर बनी रहती है, चढ़ी रहती है। इसकी जो स्टमक की पूरी सेफ्टी जो लेयर, वो हमारे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से, वो कफ की लेयर बनी हुई है, इसलिए वो जलता नहीं है एसिड से, राइट। लेकिन वायु से तो प्रभावित होता है ना। तो जब हम, हमारे निचले अंगों का वेग जो बाहर आना चाहिए समय पर, वो समय पर ना हो करके विकृति लिए होता है, समय की विकृति के साथ में हम निकासी करते हैं, तब वो एयर जो है नीचे के प्रेशर की जगह वो ऊपर अपनी जगह खोजने लगती है। क्योंकि वायु है, गर्म वायु हमेशा ऊपर जाती है। आप कहोगे जैसे हम गैस के अंदर पानी जलाते हैं ना, पानी गर्म करते हैं, उसका भाप कहाँ जाती है, ऐसे बाहर निकल के नीचे गिरती है क्या? नहीं, ऊपर जाती है। जब तक वो ठंडी नहीं हो जाती नीचे नहीं आती, करेक्ट। ये ऊपर उठता है। ठंडे का गुण है नीचे आना, भारी है ठंडा, गुरु है।
गर्म का गुण है हल्का, हल्कापन, राइट। तो हवा में हो या पानी में हो, किसी भी चीज में हो, तो अंदर जब गर्मी पेट में बढ़ जाएगी, आपका टेम्परेचर 37 डिग्री बोलता है आज का विज्ञान। जब भी टेम्परेचर नीचे के भाग से -2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में रहता है, नाभि के नीचे का टेम्परेचर, जिसमें गर्भावस्था भी आ जाती है, जिसमें हमारा यूरिनरी ट्रैक भी आ जाता है, और हमारा जो पॉटी का निकलने का स्थान भी इसी में आ जाता है। इसी टेम्परेचर में ये रहे, सम रहे, तब तो ये ठीक है। आधुनिक विज्ञान की बात बता रहा हूँ, आयुर्वेद का थोड़ा सा इसमें है ऐसे से मिलता जुलता, लेकिन थोड़ा वो 5 प्रकार की वायु की चर्चा करते हैं, और आधुनिक विज्ञान वायु की चर्चा नहीं करता। वायु उसको पता नहीं है, वायु क्या होता है वो नहीं पता। आज के विज्ञान को वो नहीं पता, जो आपके जो 5 प्रकार की प्राण, अपान, समान, व्यान, ऐसे करके जो 5 वायु बोलते हैं, वो उनको नहीं पता, उनको उससे लेना देना भी नहीं। वो तो कहते हैं पेट में गैस है, उसको गोली खिलाओ, एंजाइम डालो, निकालो बाहर, खत्म करो, हटाओ, राइट। ये जो प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, ये जो गैस जैसे ही ऊपर जाती है, तो ये वाल है ना, वाल को जब ऐसे प्रेस कौन करता है, एयर ही तो करती है। एयर का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। एयर बिगड़ गया, हवा बिगड़ गया, तो ये लिक्विड को ऊपर ले जा सकता है, बिल्कुल, क्योंकि इसका प्रेशर, ये तो ऊपर जा सकता है ना, एयर तो ऊपर ही जाएगा। कि जब जलन नहीं हो तो समझ जाओ, क्योंकि उसमें लिक्विड है, और जलन यानी पानी की मात्रा शरीर में बढ़ गई है, जल की मात्रा बढ़ गई है, और उसमें एयर बिगड़ी हुई है। एयर बिगड़ने के कारण, जल और एयर के बिगड़ने के असंतुलन होने के कारण ये आपको गैस होकर के ऊपर आई यहाँ, और वो आपको जलन नहीं कर रही है। गैस दर्द और जलन तभी करेगी जब उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा या प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आपको एसिडिटी में जलन भी होगी और दर्द भी होगा। स्टर्नम पेन, जो हमारा जो रिब्स, पसलियां आकर के जहाँ जिस पार्ट में जुड़ती हैं, पसली पीछे से आई, इसमें जुड़ी हुई, जैसे किसी ने आके वेल्ड कर दिया, इधर से आई, इधर से जुड़ गई, ये जो जुड़ा हुआ भाग है, ये स्टर्नम कहलाता है। इसके पीछे की तरफ जो दर्द होता है हवा के दबाव के कारण, वो स्टर्नम पेन कहलाता है। एसिडिटी का पेन होता है। कई लोग हार्ट से जोड़ के देखते हैं, हार्ट वाला लेफ्ट में चलता है, वो अलग अलग प्रोसेस हैं सबके, चेक करना अलग चीज है, तो टेस्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। लेकिन ये स्टर्नम पेन है, और इसके पीछे दर्द भी है और जलन भी है, तो आपकी औषधि भी बदल जाएगी। एसिडिटी के लिए औषधि क्या होनी चाहिए, कोई भी जब दर्द हो और जलन नहीं हो, जलन हो और दर्द होगा, तो फिर हम क्या, ऐसी कोई चिकनी चीज की जरूरत पड़ेगी ना, वहां पे सूखापन, ड्राइनेस आ गया है, एयर ज्यादा हो गई है, एयर का प्रेशर ज्यादा है, गर्मी बढ़ गई है एयर की, एयर का टेम्परेचर बढ़ गया है, लिक्विड नहीं है। लिक्विड होता तो हमारे मुंह में आता। तो लिक्विड को सुखाने के लिए आपके पास आंवला है और शहद है। आंवला शहद को मिला के आप चाटोगे दिन में 4 बार, आपकी वो उस पानी को सुखाने की क्षमता रखता है, तो उसको सुखाएगा। और आंवला तासीर में ठंडा है, तो उसके पार्ट को ठंडा करेगा। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। आजकल बहुत सारी चीजें बता रखी, आंवला पोषण करता है, पृथ्वी तत्व है। तो इसमें क्या है, मीठा रस होने के बाद में, मीठा बाद में है, आप देखेंगे कड़वा और कसेला रस मुंह में रखते ही आपको यही दिखेगा। इसके बाद जब पानी पियोगे तो आपको मीठा लगेगा। तो कड़वा और कसेला रस क्या कर रहा है, शोधन का कार्य करता है, शरीर में शोधन का कार्य करता है। मैंने रसों के बारे में इतना बारीकी से पढ़ाया आपको, आप नोट्स नहीं बनाओगे, ये लड़ाई लड़ते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा सीखने का। आप इसको बारीकी से समझिए, नोट्स बनाइए कि कौन रस क्या क्या काम करता है, वरना आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कब क्या हो गया, कब किसकी जरूरत थी और क्या हो गया और क्या कर लिया हमने। हम कुछ नहीं कर रहे उससे। हमारे परिवार जो हमारा हमने आज इकट्ठा किया है, इस परिवार में आपसी संबंधों की व्याख्या को विस्तार देने के लिए या इन संबंधों में कटास पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे इन बातों से। क्यों?
क्योंकि हमें पता नहीं है और हम बिना बात भिड़े जा रहे हैं। इनसे समाधान नहीं निकलता। आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, कौन से रस का काम क्या है। जब ये सारी चीजें मैं करा चुका आपको, फिर भी आज वही प्रश्न है, मीठा कब खाना। भाई जरूरत है, हमारे शरीर के हिसाब से लेंगे ना। मेरी जरूरत नहीं है अभी, तो मैं अभी नहीं लूंगा। मेरे को एसिडिटी है, बहुत ज्यादा हैवी एसिडिटी है और मुंह में खट्टा पानी आ रहा है, तो फिर मुझे मीठा खाना चाहिए क्या? और पहले खाना के बाद में खाना, ये जवाब भी आप लोग तय करके बताओ। क्योंकि सारे सूत्र में बारीकी से इस पे वैज्ञानिक अध्ययन के साथ में सारी चीजें बता रहा हूं, फिर भी ये वही प्रश्न है, एक ही बात। विषय की इतनी गहनता से जब हम जा चुके, तो उसको समझना है, उसके ऊपर अध्ययन करना है, न कि उसको विवाद का विषय बनाना। विवाद का विषय नहीं है वो। जो हमारे गुरुजनों ने सभी सही कहा है, कोई गलत नहीं होते गुरुजन कभी भी। वो हमारे आदरणीय हैं, सभी पूजनीय हैं। समय के हिसाब से जहां जैसी जरूरत पड़ी उन्होंने बात लिख दी और कह दी। आपकी जरूरत क्या है, अभी आपका समय क्या चल रहा है, ये चल रहा है ना। अभी जो समय चल रहा है वो क्या चल रहा है वो देखो। अभी की परिस्थितियां आपके साथ क्या गुजर रहे हैं। हमारे पास में इंद्रियां है ना, आंख नाक कान। अभी गूगल, अब सपोज करो हम ये अब मोबाइल में डालते हैं अपन कि नक्शा डाल दिया साहब, मैप डाल दिया, गूगल लिंक डाल दिया कि मेरे को कहाँ जाना है, चलो ठीक है, अमरापुरम जाना है या कहीं जाना है, एक पर्टिकुलर स्थान का नाम। अब जैसे मैं मेरे घर आता हूँ, तो मैं आंख बंद करके गूगल के सहारे जाऊं तो मेरे तो घर के चक्कर ही खाता हूँ, मैं घर में घुस ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे घर के आगे खड़ा होके गूगल देवता कहता है 2.5 किलोमीटर आगे है। तब मेरा घर आ गया, जो वो सही मानूं या गूगल देवता कह रहा वो करूं। गूगल खराब नहीं है, गूगल हमें दिशा देता है। हमारी अपनी आवश्यकता क्या है, हमें वो भी समझना है। विज्ञान के अनुसार समय के देश काल पर, इसलिए आयुर्वेद में पहले लिख दिया गया है। सारे सूत्रों को लिखने से पहले ही जो बेसिक सूत्र बनाए उन्होंने, सूत्र बाद में लिखे, पहले उनके नियम बना दिए। आयुर्वेद का मूल मंत्र है मध्यम रहना, मध्यम रहना। आपका कफ बढ़ जाएगा तो आप मध्यम नहीं रहे, तो आप रोगी हो जाएंगे। पित्त बढ़ गया तो भी मध्यम नहीं रहे, रोगी हो जाएंगे। 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से मान लो हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ गया तो आपका शरीर फैलने लग जाएगा। दूसरा तत्व है जल तत्व, जल तत्व बढ़ गया तो बॉडी में इंफेक्शन होने लग जाएंगे, बुखार आ गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। अब अग्नि तत्व बढ़ गया तो यहाँ कहाँ जल, जहाँ देखो वहां जलन, शरीर में सब जलन, यहाँ जलन वहां जलन, भाई। अब अब हमारा वायु तत्व बढ़ गया तो शरीर में यहाँ दर्द, कभी वहां दुखा, कभी यहाँ दुखा, कभी वहां दुखा। तीसरा आकाश तत्व बढ़ गया तो बेचारा कहेगा तुम चारों मजे करो, मेरा तो काम है, मैं इसको सबको जंगल में ले जा रहा हूँ, ध्यान करूंगा, मैं तो योग करूंगा भाई। आ गया मेरे दिमाग में, विरक्ति पैदा होने लगी। ये जो 5 तत्व सम रहे, आसक्ति भी ना हो, विरक्ति भी ना हो। अग्नि तत्व बढ़ गया है तो अग्नि तत्व को कौन शांत कर सकता है, मीठा कर सकता है। तो आप मीठा बढ़ाओ दो शरीर में, अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि के लिए मधुर रस का यानी कफ का बनना जरूरी है। अकेला मीठा ड्राई होगा, सूखा तो कुछ काम नहीं करेगा। तो जल और अग्नि को मिलाओ यानी कफ की मात्रा बढ़ाओ, तो पित्त अपने आप शांत हो जाएगा। और क्या करो, कोई भी चिकनी स्निग्ध चीजें खाओ। अब चिकनी और स्निग्ध चीजें किससे बनती है, एक तो जल तत्व से बनती है, दूसरी पृथ्वी तत्व से बनती है। इन दोनों को मिला दो, क्या हुआ, मधुर रस बना। अब मधुर रस खाओगे तो आपकी एसिडिटी, जलन वलन सब खत्म हो जाएगी। वेरी सिंपल।
आपके पैरों में भड़कन होती है, रात को नींद ही नहीं आती है, सिर के बाल पूरे झड़ते जा रहे हैं, यहाँ पे जलन होती है, एसिडिटी होती है, क्या करोगे? मीठा खाओगे तो शांति मिलेगी, या ठंडे तासीर की कोई चीज ऊपर लगा लोगे तो शांति मिलेगी, है ना? विषय ये है, इसको समझना है। वात बढ़ गया, सपोज करो वात बढ़ गया तो क्या करेंगे? आप कहेंगे बिल्कुल वायु का गुण है, क्या है? रूक्ष, यानी रूखापन लाना, ड्राइनेस लाना है। सर्दी के दिनों में वायु बढ़ जाता है शरीर में और ठंडा हो जाता है। वात का गुण क्या है? ठंडा, तासीर। तो वात का गुण ठंडा है तो शरीर में क्या होता है? रूक्षता लाता है। तो हमारे होठ फटने लग जाते हैं, पैर फटने लग जाते हैं सर्दी के, हाथ पैर उंगलियां वगैरह फटने लग जाती है। ये जो होता है, ये जो क्रम है, इसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? हम मॉइस्चराइजर ढूंढते हैं। मॉइस्चराइजर क्या है? चिकना पदार्थ है ना, मॉइस्चर जो पैदा कर रहा है। उसमें क्या है? जल होगा, और क्या होगा? थोड़ा बहुत उसमें पृथ्वी का तत्व है, तो जल की अधिकता, और दूसरे सेकंड कंटेंट पृथ्वी की। यहाँ क्या कमी हुई थी? जल और पृथ्वी की, तो हमने वो तत्व डाल दिया। शरीर को जोड़े रखने का और विकास क्रम को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? पृथ्वी तत्व करता है। तो यहाँ पृथ्वी तत्व डालना है, क्योंकि ये जोड़ नहीं रहा है, ये तो फट रहा है। यही तो आयुर्वेद है, वेरी सिंपल। तो जहां जैसी जरूरत हो वैसा काम करिए, मध्यम रहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। वेरी सिंपल है सारी चीजें, इतना सूक्ष्म विज्ञान। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आज जितने भी राइटर्स हैं, मैं ये नहीं देखता कि आज के विज्ञान के क्या है, पौराणिक भी हैं। रोज किताबें मंगाता हूँ, आज भी अमेजोन से 2 किताबें और आई। ये रहा, अभी इसका खोला ही है जस्ट, वो देखे ही गया बंदा। कम से कम 3 से 4 घंटा रोज पढ़ना है, अपना नियम बना लिया। आदत है, पढ़ाकू है, क्या करें, आदत से मजबूर है, पढ़ना पड़ता है। रोज के खर्चे मेरे पास किताबों के हैं, कभी आध्यात्मिक किताबें, कभी ये किताबें, कभी वो किताबें, ये चल रही हैं। हमें हर चीज को समझना है। संगीत को भी मैंने बोला, हमारे गुरुजी बोलते थे समझना है। मैंने ये देखा, ये सारी वैदिक विषय हैं, इनको कहते हैं। जितने भी मेरे को गुरुजन मिले संगीत के, कम से कम 8-9 गुरुजनों से मैंने संगीत सीखा। सब बचपन से एक ही बात कहते हैं, बेटा इसको समझो, ताल क्या है, संगीत क्या है, स्वर क्या है, इसको समझो। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे फिजिक्स ने बोल दिया ये फ्रीक्वेंसी एक चैप्टर है, उसमें 2 कील हैं, यहाँ बांध दो, एक तार यहाँ से यहाँ तक बांध दो, ये अब इसको वाइब्रेट कराओ, और ये ऐसे जब हिलेगा इससे आवाज पैदा होगी, है ना? वाइब्रेशन के साथ में आवाज पैदा होगी, और वो यदि 216 बार हिल जाए तो समझ जाओ कि भैया सा लग गया, सा। ये तो रटंत विद्या होगी यार, प्रैक्टिकल कहाँ है? 216 बार हिल जाए तो सा हो गया, रे हो गया, 256 पे गा हो गया। ऐसे फ्रीक्वेंसी घट रही बढ़ रही है। तो बायो को फिजिक्स हमारे साथ में, और भी तो शास्त्र हैं, फिजिक्स को भी जोड़ के रखिए हमारे साथ में, उसको भी सीखना है। वो जरूरत है हमारी, हमारे शरीर को चलाने के लिए जरूरत नहीं होती तो हम पंखा चलाते ही नहीं। फिजिक्स की जरूरत ही क्या थी? लाइट की जरूरत ही नहीं थी। ये सारी चीजें हमें हर चीज में हमें जो हमारी आवश्यकता है उनके अनुसार हमें मध्यमता लानी है। हमारे विचारों में भी मध्यमता लानी है, हमारे शारीरिक प्रक्रियाओं में भी मध्यमता लानी है। मध्यमता जिस दिन हम खो देंगे उस दिन हम स्वस्थ नहीं रह सकते। जैसे शरीर है, शरीर कोमल मुलायम होना चाहिए। अब कोमल मुलायम इतना रुई के जैसा भी हो जाएगा तो शरीर चल ही नहीं पाएगा, चल पाएगा? और शरीर इतना हार्ड भी नहीं हो जाना चाहिए। आदमी जैसे पैदा होता है, बच्चा देखो कितना कोमल मुलायम होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही तो बुढ़ापा आता जा रहा है, जैसे जैसे उसके टिश्यूज हार्ड होते जा रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है।
केवल जो माँ के पेट से टिश्यूज आए थे उनमें ड्राइनेस आ रही है, जिसमें स्निग्धता थी वो स्निग्धता में कमी होकर के उसमें ड्राइनेस आ रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। बुढ़ापा इसी का नाम है, जरा जिसको बोलते हैं। जैसे जैसे ड्राइनेस आती जाएगी, क्षमताएं कार्य करने की घटती जाएंगी। प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक, प्लास्टिक की बाल्टी लाओ, धूप में रख दो। आज कंपनी से प्लास्टिक खरीद के लाए बाल्टी का, उस बाल्टी को आप दबाओगे दब जाएगी, उस पर खड़े हो जाओगे हो जाएगी। 3 महीने 4 महीने चलाती धूप में रख दो, आप खड़े होकर थोड़ा सा दबाओ उसको, चटक जाएगी, टूट जाएगी। यही उसका बुढ़ापा है। उसका इंसुलेशन खत्म हो गया। विज्ञान क्या बोलता है? इंसुलेशन खत्म हो गया। आदमी का भी इंसुलेशन खत्म हो रहा है। ये जो कफ है ना, ये मीठा, ये इंसुलेशन बनाए रखने का काम करता है बॉडी में। लेकिन इस इंसुलेशन को बनाने के लिए कंटेंट कौन तैयार कर रहा है? वो अग्नि तत्व तैयार कर रहा है। अग्नि उसको पकाने का काम करती है भाई, इसको स्टेबिलिटी। और जो इस फैक्ट्री में से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम कौन कर रहा है? ये कड़वा और कसेला रस। ये नहीं होगा तो शरीर में से निकलना बंद हो जाएगा। आप इंतजार करते रहो, आती नहीं आती नहीं, गाना गाते रहो अंदर बैठ। तो पेट साफ करने का ये सारे काम जो है, या डिटॉक्सिफिकेशन के काम, ये कड़वा कसेला काम करता है। कसेला स्तंभन का काम करता है। स्तंभन ये कहीं ज्यादा निकल गया तो भी दिक्कत। उस दिन मैंने बताया ना, किसी को 10 लग जाए तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ज्यादा निकल जाए यानी कषाय रस बॉडी में कम हो गया, कषाय रस को बढ़ा दो, कड़वा रस को कम कर दो। तो कौन रस की कहाँ जरूरत है ये आपको तय करना है। ये आपकी जरूरत है इसलिए तय करना है। मुझे भूख लगी है तो मुझे अभी खाना खाना है, या सुबह खाना है या दिन में खाना है, ये मुझे तय करना है। रात को मैं, वागवत जी तो कहते हैं साहब सुबह ब्रह्मोत्तर में उठ जाओ। अब रात को कोई ड्यूटी से रात को 2 बजे लौट के आया, 4 से 12 की ड्यूटी दे करके 2 घंटा कहीं यात्रा में आया, 2 बज गई रात के। अब वो आएगा खाना खाएगा और फिर सोएगा। फिर कितने बजे उठाओ उसको? ब्रह्म मुहूर्त में उठा लो, है ना। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार जन्म लेती हैं चीजें। हमारी जरूरत क्या है ये देखना है। अब दिन में मत सो, कब बिगड़ जाएगा, विकृत हो जाएगा। इसलिए सरकार भी होशियार है, सरकार भी उसको शिफ्ट में करती है। आज 4 से 12 की दिए तो अगली जो शिफ्ट उसकी एक हफ्ते बाद में चेंज कर देगी, 12 से 8 कर देगी, या उसको दिन में ले लेंगे। क्योंकि पता है ये देर से आया है, सोया है, तो इसका पूरा रूटीन बिगड़ गया है। बिगड़ गया तो कम से कम 1 हफ्ता ये सुधर जाएगा, फिर बिगड़ लेगा, फिर सुधर जाएगा, फिर बिगड़ लेगा, ताकि इसकी लाइफ बनी रहेगी। इसलिए ये रोस्टर बने हैं। यही नियम सरकारों के बने हैं कि नाइट ड्यूटी में 24 आवर्स तो काम होना है। तो हमारी जरूरत, आज की जरूरत क्या है उसको तय हम करते हैं, ना कि कोई शास्त्र तय करता है। शास्त्र में जो लिखा है उसके हिसाब से फॉलो करते रहेंगे तो आपकी आज की जरूरत पूरी नहीं होगी, अब बहुत जल्दी ऊपर जाने वाले हैं। मैं कुछ तय आपको करना है। जी जी बताइए। आपकी अगर इजाजत हो तो। जी जी बिल्कुल ठीक है, हाँ। आपका हक है। अमल सकता है अपना। वैसे भी मेरा लेक्चर का समय हो गया पूरा। केवल इतना ही कहना आपके चाहते हैं, प्रश्न। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर ये 6 रस हैं और ये 6 रस का चयन करना हमारी जरूरत के मुताबिक होगी, जैसा कि अभी आपने व्याख्या में बताया, तो ये इस तरह का जब हम वक्त या विवरण देते हैं कि 6 रस मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा और कसेला इसी क्रमबद्ध तरीके से खाना चाहिए। जब ये हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आपने लगा दिया पहले ही कि इसी क्रमबद्ध में आपको खाना है, तो फिर मेरा विचार तो उसमें नहीं रहेगा कि मुझे कैसे खाना चाहिए। तो फिर इस तरह का वाक्य हमें लिखना नहीं चाहिए ना। ये मेरा एक दृष्टिकोण है कि जब हम खुद कह रहे हैं कि इसी क्रमबद्ध में खाना है,
आपने बांध दिया हमें, खुला छोड़ा नहीं। तब ये सवाल उठा। सवाल ऐसे नहीं उठा, सवाल इसलिए उठा कि इस तरह की बातें हमें बताई गई। राइट, रेस्ट आई मीन अप टू यू टू असेस कि कहाँ गलती है, किसकी गलती है, और किस आपने जो बताया सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं कि समय, परिस्थिति, देश, उम्र और आपका कफ, पित्त, बात, इन सब चीजों का पांचों तत्व, इस सब चीज को देख करके तय होगा कि आपके लिए क्या उचित है। सर मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ? पर जब हमें ये बांध दिया जाए कि नहीं इसी क्रमबद्ध तरीके से खाना है, तो हमारे पास रास्ता क्या बचता है? सर मैं नहीं, एक बोल बार सकती हूँ यहाँ सबके, पे? हाँ हाँ, सबके विचार ले लेते हैं एक बार, फिर मैं उसका कंक्लूजन कर देता हूँ। राइट, सर मेरी कॉन्शियस यहाँ पे ये आंसर दे रही है इसका। हाँ हाँ बताइए। अगर कर्मबद्धता है, कर्मबद्धता इन्होंने जो एक कर्मबद्धता बुक्स, अलग अलग बुक्स के अनुसार से बताई है, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार से बताई है। वो कर्मबद्धता कितनी तरह की है, पहले मीठा है, कभी बाद में मीठा है, लेकिन हमारे को वैरायटी ऑफ कर्मबद्धता है जो पित्त, वात और कफ को जान के वो चैप्टर आंसर शीट बनानी पड़ेगी, वो कर्मबद्धता जाननी पड़ेगी। उसके बाद फिर हम उसके प्रॉपर आंसर पे पहुंच पाएंगे। हमारी इंडिविजुअल की बाद में है, लेकिन जब इंसान बीमार है, इंसान की नीड है, वो इंडिविजुअलिटी टॉप पे है। लेकिन जहां कर्मबद्धता और 3 दोष हैं, उनको देख के हमने मीठा, खट्टा और रसों का वो करना है, वो अलग बात है। और एक जेबा का, एक नॉर्मल इंसान का वो है खट्टा मीठा, वो अलग होगा। नॉर्मल इंसान ने ऐसे लेना, पित्त, जिसकी पित्त प्रकृति है, जिसकी विकृति ऐसे है, सर ये वैसे हमारे को दो तो ये क्वेश्चन ही क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन ठीक आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, सभी के आते होंगे। ठीक है हाँ सर जी, हाँ जी, प्रशांत सर? हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। और किसी का कोई विचार 1 बाय 1 एक बार सबका सुन लेता हूँ, फिर मैं सबका उत्तर एक साथ दे देता हूँ। और किनका बुला लेते हैं सबको नाम से। आज 14 जने हैं, तो कर्नल साहब का कोई प्रश्न हो गया क्या? कर्नल साहब का? सर मैंने ही तो अभी पूछा था, मेरा ही तो सवाल। अच्छा अच्छा, सॉरी, जी 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 जी। वो क्या, मैंने नाम तो देखा नहीं था एक्चुअली। हाँ, तो कोई बात नहीं। और हाँ जी, हाँ जी, मंजीत जी का भी प्रश्न है। मंजीत जी, मंजीत कौर जी। अच्छा, इसमें बदल गया है क्रम, मेरे यहाँ पे जो क्रम है बलविंदर कौर जी का नाम आ रहा था। जी सर, जी, मेरे तो यही प्रश्न है जो इनके सबके हैं, बस उसी में आ जाएगा मेरा आंसर। आप रिपीट कर दीजिए ना एक बार। हाँ जी, हाँ, ठीक है, बस सर कोई बात नहीं है, ओके। अच्छा ठीक है जी। और और कौन है हमारे परिजन? घनश्याम जी, घनश्याम जी का भी नाम आ रहा है इसमें, घनश्याम प्रसाद जी। हाँ जी नमस्कार। बताए घनश्याम जी। जी नमस्कार प्रणाम सर, जी। नमस्कार सर। जी प्रणाम, जी प्रणाम। सर अब आज तो मैं ग्रास ही कर रहा हूँ सर अभी। अच्छा ठीक है, ठीक। तो अच्छा ज्यादा ठीक ठीक। ज्यादा भी क्वेरी नहीं है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अगला नाम आता है हमारे पास में जय प्रकाश देव जी का। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप बताएं। आई थिंक ये अगर आपको डॉक्टर पास जाना पड़ेगा तो आपको दो चीज चुनना हो गया, तो बन जाइए या फिर डॉक्टर पास जाकर के इलाज कीजिए, करोड़ रुपया खर्च कीजिए। बस मैं तो यही कहूंगा, और आपके साथ में आपके जो बताएं इसके अनुसार चलना ही पड़ेगा आदमी को। या तो भी इसको कीजिए या फिर डॉक्टर पास जाकर के इलाज कराइए, बस। इसके अलावा कोई हमको लगता है कोई सजेशन नहीं मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, वेलकम, ठीक है जी। तो अब इनका नंबर ले लेते हैं अपन, कविता जी का। कविता जी, जी कविता जी प्रणाम, स्वागत है आपका, बताइए। क्या आवाज सुन पा रहे हैं आप? कविता जी का ऑन नहीं है ना शायद।
म्यूट है अभी शायद। चलिए अब लीला जी को ले लेते हैं, इतने वो आए। लीला जी प्रणाम, स्वागत आपका। आपका कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रणाम दादा। जी कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ और जो आप बताएंगे दोनों पार्टियों में जो सही होगा वही चुनेंगे। हाँ जी हाँ जी, अच्छा जी। तो मंजीत जी का हो गया, अब सरला जी का। सरला जी बताइए, आपका कोई प्रश्न आज का है? प्रश्न नहीं है दादा, जैसे वो अभी बोला आपने, वो क्रम किसी के लिए मतलब एक रूल नहीं बन सकता कि अभी जैसे आपने बोला कि जिसका कफ बड़ा है तो वो मीठे से अगर स्टार्ट करेगा तो उसका और कफ बढ़ेगा। मंजित दीदी ने जो बोला था कि वो सबके लिए अलग अलग होगा, उसकी काल प्रदेश काल प्रकृति अनुसार होगा। तो राइट राइट। वो बस इतना ही है तो मुझे जो समझना है। थैंक यू। अब इनका नंबर ले लेते हैं अपन, ताप सुधा जी का। ताप सुधा जी प्रणाम, आप अपना वक्तव्य दें। नमस्कार दादाजी। जी नमस्कार जी। सुनाई दे रहा है? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आवाज, बताइए। जी। तो मेरा कहना यह है कि आपने जो ये रस का क्रम बताया, पहले मीठा लेना है, ये लेना है, ये जो है जिनका दांत कफ पित्त कफ सब बैलेंस है, जो एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से है, तो उन लोगों को ये जो विधिवत क्रम आपने बताया रस का, तो उसी हिसाब से उनको लेना है। बाकी जिनका बिगड़ा हुआ है, किसी का बात ज्यादा है, किसी का पित्त बात मिला करके ज्यादा है, किसी का कफ ज्यादा है, तो उसी हिसाब से फिर ये रसों का मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये बहुत ही मतलब समझने वाली चीज है कि हम सब जो मनुष्य है, सबका शारीरिक गठन सबका समान नहीं है, सबका अलग अलग है। तो इंडिविजुअली ये सारी चीजें जो है ना, इसको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि मेरे शरीर के लिए क्या चाहिए। तो ये काफी क्लियर है मेरे लिए, मेरा इसमें कोई डाउट नहीं है। जी थैंक यू, आपने मेरी बात पूरी कर दी। जैसा अभी बात चल रही थी कि क्या होना चाहिए, कि क्रम को बाउंड अपन माने या अपन क्रम में बाउंड हो जाए या नहीं हो जाए, इसका क्रम का जो है आपने उत्तर दे दिया। लेकिन फिर भी मैं अभी और चर्चा करेंगे अभी। और अभी स्नेहल जी का नंबर आ जाता है तो इनका। नमस्ते जी। जी नमस्कार जी, आपकी आवाज थोड़ा जोर से बोलें तो कम आ रही है थोड़ी। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ, आपने बताया वो समझ पाए, लेकिन एक प्रश्न आता है कि यदि मतलब हर एक की प्रकृति समझने के लिए किस प्रकार समझना चाहिए, वो पता नहीं, क्योंकि मैंने देर से क्लास ज्वाइन किया है। यदि प्रकृति समझे तो ये उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे यदि मेरी प्रकृति ही पता नहीं है या मैं किसी को ट्रीटमेंट करूंगी उनकी प्रकृति ही पता नहीं है, तो ये थोड़ा कठिन जाएगा समझने में। तो सही बोले, बिल्कुल सही बात है। तो पहले प्रकृति को आपको सीखना होगा, जानना होगा, तभी कोई बात नहीं है। वो पिछले वाले का जो हमारा वीडियो आचार्य जी दे देंगे, और नोट्स वगैरह भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। और कोई दिक्कत आए तो हम सब साथ में हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं कभी भी, व्यक्तिगत तौर पे आप फोन करेंगे तो स्वागत है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। राइट जी धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी हाँ सर जी ये पिछली बारी वीडियो आई नहीं है इसमें, पिछले क्लास की। अच्छा, वो आचार्य जी देखते हैं ना ये काम, तो खाली तो सर मैं ध्यान में नहीं है क्या है। गई थी, मैं भी यहाँ पे नहीं थी तो मैंने अटेंड नहीं की वो पहली क्लास। अच्छा अच्छा, तो आचार्य जी को बोलिएगा तो वो आपको उपलब्ध करा देंगे। पिछली बार की वीडियो आपकी डाली हुई है, वो फेसबुक वाली डाली हुई है आपकी, जो यूट्यूब नहीं है तो फेसबुक वाली नहीं खुल रही है क्या बलविंदर दीदी? आपने जैसे बोला उसके दूसरे दिन तो डाल दिया था। सर ग्रुप में नहीं है? ग्रुप में ही तो डाला हुआ है ना। अच्छा सर मैं फिर देखती हूँ, मैं बिजी थी, मैं देख नहीं पाई। नहीं आपने बोला फिर तो ग्रुप में मैंने डाला था। तो वो देख लीजिएगा फेसबुक वाला। अभी यूट्यूब में थोड़ा सा टाइम लग जाता है डालने में, कोई बात नहीं, इसलिए हम फेसबुक में साथ साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है सर। तो अभी आज के हिसाब से मैंने लगता है सभी का कोई बोलने से रह गया है, तो एक बार और आप देख लीजिए, किसी का नाम रह गया है क्या? नहीं सबका हो गया, आप आंसर दीजिए दादा।
कविता जी वो अनम्यूट नहीं हो रही हैं, बाकी हाँ वो रह गए हैं भाई। हाँ, कविता जी आ रहे हैं क्या? कविता महापात्रा। प्रशांत जी, आंसर हमें मिल गया है, सवाल जी, नहीं है। धन्यवाद। हाँ, सवाल नहीं, आंसर मिल चुका, जो आज आपने बताया आंसर मिल चुका है। केवल जी ये हाँ, कहना कि जो पहले के जो हमारे स्टेटमेंट है कि इसी क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, मतलब वो स्टेटमेंट शायद हमें अमेंड करने की जरूरत है कि जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए। देखिए वो स्टेटमेंट जो था वो किताब के क्रम में ये था कि हम जब स्वस्थ है, हमारे तीनों, हमें आयुर्वेद हमें बीमार होने के बाद में स्वस्थ होने की दिशा तो देता ही है, साथ में हमारा जो स्वास्थ्य बना हुआ है, हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तब उस क्रम में भोजन आपके लिए श्रेष्ठ है। राइट, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको भूख अच्छी लग रही है तो भूख के लिए तो भाई अग्नि बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है शरीर में, तो आपको मीठा पहले डालना ही पड़ेगा, तभी तो आपको शांत होगा ना। अग्नि आपके पेट में अच्छी है, जबरदस्त भूख लग रही है, ऐसे लोगों के लिए अच्छा है। राइट, और कड़वा कसेला आखिर में इसलिए हम लोग पान खाने की भी परंपरा है, हमारे सालों से पान खाते हैं, तो ये कड़वा कसेला ही है, वो रस जो है कड़वा कसेला होता है, तीखा, कड़वा और कसेला, जिससे क्या होता है शरीर में सफाई का क्रम होता है। यानी जो हमने खाना खाया है हमारे यहाँ पे गले में उसके आवाज है, आ रही है मेरी अभी? आवाज हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं ना, तो हमें सफाई का काम कौन करता है बॉडी में? वो कड़वा कसेला करता है। कसेला भी साफ करता है और कड़वा भी साफ करता है ना। जैसे कसेला होता है, फिटकरी को हम गरारे करते हैं ना तो गला साफ हो जाता है, तो कसेला रस हुआ उसका। अब गले के अंदर अपन दांत को तो करके साफ कर लेंगे, लेकिन गले को कैसे साफ करेंगे? इसलिए आखिर में क्या होता है, गला साफ करने के लिए हमको ऐसा रस लेना पड़ेगा जो गले से लेके पूरी स्पूट पाइप को साफ कर दे, ताकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना जाए। और मीठा क्या करता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा करता है। मीठा सबको पसंद है, मुझे भी मीठा पसंद है, तो बैक्टीरिया को भी पसंद है। सर फॉर एग्जांपल कड़वा कसेला खाने के बाद क्या खाएं? सौंफ? कड़वा कसेला में सौंफ हम खाते हैं, सौंफ में भी कड़वा कसेला रस है ना। पान में है, पान, हाँ, तो तीन मुलट्ठी में भी है सर? मुलेठी में भी है, बिल्कुल, मीठे मुलेठी में मीठा भी है और कड़वा कसेला भी है, तो आप खाने के बाद में ले सकते हैं। वो इसलिए तो गला साफ करती है ना, कफ को निकालती है। अजवाइन, अजवाइन अजवाइन को चबाया नहीं जाता है, निगल आ जाता है, वो निगल सकते हैं आप, वो अंदर अंदर जाके अग्नि तत्व तो बढ़ाता है, लेकिन उसमें और भी रस तो है, उसमें 5 रस है, लेकिन उसमें अग्नि बाहुल्यता होने की वजह से खाना को पचाने में आसान कर देता है, तो उस खाना सड़ता नहीं है, सड़ता नहीं है तो आपको बीमारियां नहीं होती। क्या खा सकते हैं खाना? हाँ, खाने के बाद में यदि किसी को गैस की ट्रबल है, किसी को बीपी हाई की ट्रबल है, बहुत ज्यादा गोली छोड़नी चाहता है वो, तो अजवाइन खाने के बाद में दिन के भोजन के बाद तो होना ही चाहिए। इसलिए हमारी जो पहले जो पौराणिक काल की दादियां होती थी, दोपहर की सब्जी में अजवाइन डालती थी। अब उनको किसने बताया? उनका विज्ञान कितना कड़ा था, सोचो। क्या दादा अजवाइन चबाना नहीं है क्या? ऐसे ही निकल अजवाइन जाना? चबाते नहीं, हाँ, निगलना श्रेष्ठ होता है। अगर चबाएंगे तो देखिए, वो एक तो अब वो शोरा आजकल बोलते हैं इसको, शोरा उसमें पाया जाता है, मतलब इसको कौन सी भाषा में बोलते हैं, ये यूनानी मेडिसिन में इसको शोरा कहा जाता है। वो क्योंकि हमने कई सारी पेथियों को इकट्ठा करके बहुत सारे वो कंक्लूजन किया हुआ है, तो अब वो यूनानी में बोला जाता है, उसमें शोरा बोला जाता है। उन्होंने इसको ऐसा बोला है कि इसको यदि चबाते हैं तो इतने फायदे नहीं है, अंदर जाता है, ये फाइबर के स्वरूप में जाता है तो अच्छा रहता है, ये अपने से खुद रस छोड़ेगा, ये अपने आप फूल जाएगा, ये बारीक ना होकर के थोड़ा दरदरा या मोटा होता है तो फायदा करता है। राइट, इसीलिए इसको चबाते नहीं, सीधा निकल लेते। इसमें काला नमक और डाल लो, पेट की गैस और ब्लड प्रेशर। एक आर्मी के हमारे कर्नल साहब थे, अब तो उनका बेटा घर आ गया है, नाम मेरे पास कहीं नंबर है उनका, दे दूंगा जिसको बात करनी चाहिए,
ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। तो क्या है कि वो उनका उनका बेटा वहां पे चंडीगढ़ में कहीं भर्ती था, वो RR हॉस्पिटल यहाँ आर्मी का यहाँ शिफ्ट किया उसको, बच्चे को 12 दिन हो गए। 12 दिन से वो लोग सब इंजेक्शन पे लगा लगा के लो करते रहे बीपी। 22 साल का बच्चा, लेकिन इंजीनियरिंग में उसका सिलेक्शन भी हो चुका है जॉब के लिए। अब उसको ज्वाइन भी करना है जॉब, लेकिन ये बीपी हो गया उसको, क्योंकि पढ़ भी बहुत दिनों से रहा था, बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ लड़का है। तो ऐसी कंडीशन में उसको ये दिक्कत आई। तो हमने कहा जी एक काम करो कर्नल साहब, हमारे पुराने, क्योंकि आर्मी और पुलिस वालों का मेल ये वर्दी वाले है ना, इनका बड़ा अच्छा गठजोड़ा रहता है। मेरे बहुत सारे साथी हैं, ब्रिगेडियर कपूर जो हमारे साथ में हुआ करते थे, हम सब खूब रंगारंग रहता था हमारा कार्यक्रम। तो ये जो है इस टाइप का जो रस है, ये वाला जो, इसके साथ में नमक और 2 चुटकी आप ये डाल दोगे। क्या लेना, पौन चम्मच या आधा चम्मच, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ले लो। बॉडी वेट का 50 के आसपास है तो ठीक है, आप आधा चम्मच अजवाइन से भी काम हो जाएगा। यदि ज्यादा है तो आप पौना चम्मच से थोड़ा सा बढ़ा के लेना। और लगभग 1/5, बीपी हाई ज्यादा है तो 1/4 चम्मच जो है, 1 का 4वां भाग, चौथा भाग, वो उसको काला नमक डाल देंगे उसमें। तो और 2 चुटकी उसमें तो डाल दीजिए हींग। अब इसको मिला के सीधा फंकी लगाना है गर्म पानी के साथ। गर्म मतलब इतना भी गर्म नहीं, गुनगुना। देखिए गर्म पानी और ठंडा पानी का अंतर समझो। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37। ये अंदर जो डालने का है ना, वो सब ठंडा नहीं डालना, गर्म। तो हमारा जो बॉडी है ना, ये जो बॉडी स्टमक जो है हमारा क्या करता है, स्टमक जो है हमारे 37 डिग्री को मेंटेन करके रखता है वो। अब इसमें ठंडा डाल दोगे आइसक्रीम तो सारा ब्लड जो है शरीर का वहां स्टमक के पास जाएगा और उसको गर्म करने का प्रयास करेगा। स्टमक ठंडा हो रहा है, स्टमक को गर्म करने का प्रयास करेगा तो सारा ब्लड शरीर का वहां चला जाएगा। अब ब्लड जब यहाँ बिजी हो जाएगा काम में, तो बाकी अंग जो है उनको पोषण से थोड़ा सा तकलीफ हो, उनका पोषण नहीं हो पाएगा ना ठीक से, क्योंकि ब्लड पोषण के सारे कंटेंट लेकर के जाता है, आप सब जानते हैं। तो ये जो पोषण के लिए जो कंटेंट ले जाने का क्रम है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लड को वहां जाके गर्म करना, स्टमक गर्म करने में लगेगा उसको 10-5 मिनट या जो भी समय लगेगा। इस बीच में मान लो कहीं ऑक्सीजन का उस अंग में पर्टिकुलर में अभाव हो गया तो वो लकवा या पैरालिसिस मार सकता है। शरीर की प्रक्रिया अच्छी है, गठन अच्छा है और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चल रहा था तो ठीक है। और मान लो किसी के हल्का फुल्का कहीं ब्लॉकेज है तो उस अंग में जहां पर कम हुआ वहां लकवा मार जाएगा। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम जो खाने के बाद खाते हैं ठंडा लेते हैं, उसको पेट गर्म करता है और आप गरम गरम एकदम पी जाते हैं, तब भी उसको ठंडा करता है, वो टेम्परेचर पे लाता है। उन दोनों के लिए इस ब्लड को, ऊर्जा को काम में लेना पड़ता है। तो शरीर की ऊर्जा उस गर्म को ठंडे करने में खर्च होती है और ठंडे को गर्म करने में खर्च होती है। यानी आपकी शरीर की ऊर्जा जो रोग से लड़ने को काम करती थी, वो ऊर्जा आपको यहाँ उस फोर्स को इस्तेमाल यहाँ करना पड़ता है। तो आपको फोर्स को मैनेज कैसे करना बॉडी के अंदर, ये सीखना है। इससे बीमारियां क्लियर हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छा खाने पीने को तो दे दिया, लेकिन इस फोर्स को मैनेज भी तो करना आना चाहिए। ये फोर्स जब तक नहीं मैनेज होगा, ये मैनेजमेंट ही है और कुछ नहीं। उससे आप अच्छा भला शरीर को बीमार भी कर सकते हैं, उससे आप अच्छे भले को और अच्छा कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं, बुरे से बुरे बीमारी को। मेटाबॉलिज्म हमारा तभी सेट आएगा। हाँ, यही तो सारा खेल, इसको समझना है बस, और इसी की बारीकी में जाना है। तो ये तभी समझ में आएगा ये 6 के 6 रस, इनके क्रियाकलाप और इनका प्रभाव, इनके नुकसान, प्रभाव मतलब विपरीत प्रभाव और अनुकूल प्रतिकूल दोनों प्रभाव। ऐसे ही वात पित्त कफ तीनों का सामंजस्य, अप एंड डाउन, ये चीजें होना चाहिए। तो उस बच्चे के क्या हुआ, एक ही दिन में वो बच्चा एक सिंगल डोज में घर आ गया शाम तक। दिन के भोजन के बाद में ये अजवाइन ने ऐसा काम किया। आज भी बेचारे गुण गाते हैं, तो डॉक्टर साहब कभी मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा। आज जब भी आयुर्वेद की क्लास शुरू हो, नया बैच, अभी 10-15 दिन हुए हैं, उन्होंने कहा मैं पहला आपका विद्यार्थी हूँ। एक कर्नल रणवीर सिंह है, वो इधर जोधपुर में पोस्टिंग है उनका,
उनका भी यही कहना है। बोले ऐसा कुछ भी हो तो पहले मेरे को बताना, पहले मैं ये मेरे को तो सीखना जरूरी है, कुछ भी करके ये फंडा कैसा है, इसका मैनेजमेंट सीखना है। सर हमारे को इसके नोट्स मिले तो अच्छा होगा, पहले तो रस के सारे उनका, फिर वो प्रकृति और विकृति के अनुसार भोजन कैसे, उसका सीरियल कैसे लेना। नोट्स में आपको जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, जिससे आप लिखोगे उसको, आप रिकॉर्डिंग सुनोगे। नहीं मैं दे दूंगा ना, पकी पकाई खेती मिल जाएगी तो आपको याद नहीं होगा। जब आप रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है आपको? जैसे हमारे श्रुति लोग लिखते थे ना, स्कूल में जाते थे हम, चलो हम बना लेंगे फिर, ठीक है, आपकी रिकॉर्डिंग हमारे को लेसन पूरे मिल जाए। रिकॉर्डिंग आप सुनोगे ना तो क्या होगा, आप उसको 4 बार चला के लिखने के मजबूरी में 4 बार सुनोगे, तो सुनने से अंदर जाता हमारा जो ब्रेन है ना, इसका एक तो हमारा जो ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे, इसको सोया हुआ दिमाग, जागृत दिमाग जिसको बोलते हैं, 2 प्रकार के हमारे दिमाग। सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि उसको बार बार आप किसी चीज को सुनाते रहोगे तो वो अंदर चला जाता है। आपको नहीं पता, लेकिन आपको 2 साल बाद में वो अपने आप अंदर से कुछ नई चीज निकाल के देता है। उसकी स्टडी बहुत गहरी है, इसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन विषय बहुत गहरा है। सबकॉन्शियस माइंड के लोब्स इतने खतरनाक काम करते हैं। अभी जो मेरे सामने कोई पेशेंट आता है तब मुझे पता पड़ता, मेरे को कोई कहता है ना कि इसका उत्तर क्या होगा, मैं सोचने में लग जाता हूँ कैसे होगा। लेकिन जब पेशेंट सामने आता है तो वो सबकॉन्शियस माइंड अंदर से निकाल के दे देता है, ये ऐसे नहीं, ऐसे ठीक होगा। अब इसको चाहे आप आस्था से जोड़ लो, विश्वास से जोड़ लो, या एक अदृश्य शक्ति से जोड़ लो, कुछ भी जोड़ लो। लोग कहते हैं कि साहब अदृश्य शक्ति काम करती है, ये भी होता है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, ओरा है, कुछ भी बोलो, पर ये सबकॉन्शियस माइंड काम जरूर करता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो डेवलपमेंट आपके साथ भी हो, इसलिए नहीं दे रहा हूँ जानबूझ के, देने को कोई बुराई नहीं। समझो बात को। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आर्मी में करेक्ट। आर्मी में सर फिर मेरे को, हमारे को यहाँ ये भी डर है ना, ये भी डर है जो हम लिखेंगे वही फीड हो जाएगा, अगर बाद में नोट्स दोगे फिर कंट्राडिक्शन हो जाएगी उनकी हमारी नोट्स। नहीं, मैं आपसे इस सबको अच्छे से चेक करूंगा, आप चिंता मत करो, ऐसे नहीं छोड़ने वाले हैं। फिर बाद में दे देना, कोई बात नहीं, हम पहले लिख लेते हैं। हाँ पहले मेरे को शेयर करो, इसलिए तो मैं कई बार कह चुका हूँ नोट शेयर करो। कर्नल साहब कुछ बोले थे, कर्नल साहब बोलिए। क्या कह रहे थे आर्मी में? क्या नोट्स हम लोग, एटलीस्ट मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं, मैं यहाँ मेरा लैपटॉप साथ में है और ये सब वेरी गुड लिखा जा रहा है, अगर आप देख सकते हैं। गुड, क्या बात है। वो उसी आप लिखते जाते हैं, मैं लिखता जाता हूँ। आपसे बड़ी आशा है, मुझे पता है कि वहीं से कुछ मिलना है। तो वो दिक्कत नहीं है, नोट्स बन रहे हैं, लेकिन जब नोट्स में कहीं कहीं विरोधाभासी होता है तब दिमाग में होता है कि ये नोट्स हमारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तब आपसे मैं कोई बात नहीं, जो भी है अपन है ना, अपन है, करेंगे जो भी है। बिल्कुल तो टेंशन। थैंक यू। एक आर्मी जवान जी बोलिए। ये बात पित्त और कफ का मैंने क्लास नहीं कर पाया था जब भी ये हुआ था, इसके बारे में कि वो कोई वीडियो है या कुछ है तो उपलब्ध कराएंगे तो अच्छा। बिल्कुल वात पित्त कफ के वीडियो आचार्य जी आपको दे देंगे। ये वीडियो में मतलब आज या कल तक मैं डाल दूंगा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली फेसबुक में है और उसको मैं फेसबुक से निकाल के यूट्यूब में भी डालना है। फेसबुक में मुझे भी उसमें शामिल कर लीजिए। फेसबुक का कुछ नहीं है, लिंक है तो आप फेसबुक में फ्रेंड ये कर लेंगे। हाँ तो लेकिन अभी हमने उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया, एनीबॉडी कैन ओपन इट। आई विल जस्ट शेयर द लिंक अगेन एंड यू कैन सी दैट। ठीक जी राइट। अब करें समापन। थैंक यू। एक क्वेश्चन है जी थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जैसे वात का वायु है, आकाश है, पित्त का अग्नि और जल, और कफ का क्या बताए थे? हाँ कफ का पृथ्वी और जल है। अच्छा जल और पृथ्वी, ये सब आपके जो पहले नोट्स है ना, पहले क्लास का, पृथ्वी और जल। ओके ये थोड़ा हमको बताइए, जैसे कि 5 तत्व हुआ, ओके जी, तो
पांच पांच तत्व को हम लोग कैसे समझेंगे कौन सा फूड में कौन सा तत्व है? ये भी नोट्स में मिलेगा, ये भी इसके भी क्लास हो चुके हैं। ये भी हो चुका है। ये नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, वीडियो में मिल जाएगा। बहुत कुछ हो गया। ठीक है। आचार्य जी के पास में सब उत्तर हैं, आप चिंता मत करो। नहीं उनके वो पास नोट्स, देखिए नोट्स जो दादा का नोट्स है ना, वो डिटेल नहीं है, वो सिर्फ पॉइंट्स है। आपको वीडियो सुन करके नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने से। मुझे सेंड कर दीजिएगा दादाजी। दादा डालेंगे ना ग्रुप में, सब पहले के क्लास को डाल देंगे। ऐसा है हमारे हम अभी क्या देखिए, एक परेशानी ये हो रही है कि बहुत सारे लोग हो गए, 40-45 लोग दिख रहे हैं और क्लास सिर्फ 10-12 लोग कर रहे हैं। तो हम लोग को अब निकालने से अच्छा हम लोग एक सेपरेट बैच बना के और उस ग्रुप में नोट शेयर करेंगे। नहीं तो क्या होगा, लोग सीरियस नहीं लेते ना, सबको आराम से नोट्स मिल जाता है तो सोचते हैं क्लास क्या करना है ना। इसीलिए हम लोगों को एक अलग सेपरेट ग्रुप बना के उसमें हम नोट शेयर कर देंगे। क्या डॉक्टर साहब ठीक है ना? हेलो जी दादा, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। अब आई आ रही है। नहीं, कट गया, बंद हो गया। दादा मैं अपना एक एक्सपीरियंस वो एक हमारी बहन जी है ममता। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन हाँ मुझे बताइए ना। स्टर्नम मतलब चेस्ट के नीचे या पेट के थोड़ा ऊपर थोड़ा स्टर्नम में बहुत पेन हो रहा था। अब ये ऐसे तो कभी हुआ नहीं था, तो मैंने सोचा कि कुछ वो पेट का वो डाइजेशन का ही प्रॉब्लम होगा। तो ये मैंने बहुत सारी दवाई खाई है, मतलब अदरक, ये अजवाइन, ये समझो मिर्च, ये नमक, ये सब खा के देखा। लेकिन अगर मैंने वो दवाई लिया भी है तो उससे को वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे फिर लगा कि भाई ये तो ठीक है, आगे नहीं होगा, लेकिन जो गैस तैयार हुआ है वो शायद ऊपर की तरफ आ रहा है, इसकी वजह से पेन हो रहा है, ऐसे मैंने समझा अपने आप को। और फिर मैंने उस पे यहाँ थोड़ा सा ईंट का सेक दे दिया और एकदम मतलब एक जादू की तरह वो इतना काम कर गया कि मतलब एकदम गायब ही हो गया वो। और जो 2-3 बिल्कुल, घंटे से हो रहा था। मतलब देखिए देखिए सरला जी, ये समझने लग गए हैं कि इनको पता है। देखो इनको इनके सबकॉन्शियस माइंड ने इनको एक निकाल के उपचार बता दिया। क्या कि इनको ये पता लग गया सरला जी को कि वायु का गुण क्या है, ठंडा है, ठंडा, और क्या है, रुक्ष है। तो ये क्या करेगा, दर्द पैदा करेगा। दर्द जितने भी होते हैं शरीर में दर्द, वो सब वात से होते हैं। अब वात को भगाने का तरीका क्या है, तो इन्होंने गर्म चीज ली और गर्म चीज वहां पे लगा दी, दर्द भाग गया। ऐसी ही लोहे की सलाखा, यदि पॉइंटेड पेन होता है, जैसे यहाँ दर्द हो रहा है, लोहे की सलाखा लेकर के सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है, उसको गर्म करके यहाँ पॉइंट ऐसे यूं हल्का सा टच करते हैं ना, चट करके आवाज आती है, यहाँ से वो जो वायु है वो बाहर निकल जाएगी और आपका दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। तो अच्छा है कि हमारे ये सब कुछ, मैंने कहा ना, आप जैसे जैसे इसके अंदर रमते जाओगे ना, सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत सारी चीजें, ऐसी नई नई चीजें देगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ से आ रही। अब मुझे भी पता नहीं पड़ता कि मैंने कौन सी किताब में क्या पढ़ा, कुछ नहीं पता, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में जो अंदर गया ना, वो सब अंदर अपना काम वो कर रहा है, अपन नहीं कर रहे, आपको कुछ नहीं आता। अब इसको अपन चाहे किसी से भी बाई गॉड जोड़ लें, गुरुजनों का आशीर्वाद जोड़ें, कोई भी चमत्कार जोड़ लें उसके साथ, कुछ भी बोल लें, पर कुछ तो है विज्ञान, ऐसा विज्ञान तो है। सबकॉन्शियस माइंड बड़ी अच्छी भयंकर वाली चीज बना के दी है ऊपर वाले ने भी, कि पता नहीं कब क्या करेगा ये। और ये त्वरित निर्णय में माहिर होता है सबकॉन्शियस, इसलिए सब चीजों को सबकॉन्शियस में डालो। मैं नोट्स बना के दे दूंगा, कुछ नहीं होगा। हमको बचपन में मैंने कीर्ति गलत लिखा था, मास्टर जी ने जो जम के पीटा, यूं उल्टी स्केल रख के यहाँ, लेकिन आज भी वो शब्द याद है। हाँ आज भी वो शब्द याद है, कीर्ति गलत लिख दिया,
र की मात्रा इधर की जगह इधर वाले पे लगा दी। वो 20 बार मैंने लिखवाया था बोला मेरे को, स्लेट पे लिखाया 20 बार, और वो स्लेट पे लिखने के बाद में अभी तक नहीं भूला। जितने भी शब्द गलत हुए ना, जितना 20-20 बार लिखा है, सब कॉन्शियस में चला गया, वो गलती नहीं होती है। तो ये जो चीजें हैं कुछ ऐसी होती हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में जानी चाहिए। तो वो जो गणित मुझे अब समझ में आया, एक गुरुजी एक कान पकड़ के दंड देते थे, चाबी भरते थे, वो भी बड़ा ज्ञान अब मुझे समझ में आता है। ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एक्टिव होते थे, उससे ब्रेन बढ़िया तेज चलता था। अब ये पता नहीं क्यों करते थे गुरुजन, गुरुजी को नहीं पता था कि वो हमारा कान पकड़ के क्यों कर रहे हैं, पर कर रहे हैं बस। पर अब नहीं करने देते ना, तो रिस्ट्रिक्शन लग गया है। अब रिस्ट्रिक्शन हो गया, इसलिए ज्ञान देवता भी चले गए हमारे दिमाग से। एक यहाँ पर चूंटी भरते थे, यहाँ दोनों अंडर आर्म के बीच में, यहाँ पर ऐसे करके यूं। अब मुझे पता पड़ता है कि सुश्रुत संहिता में ये पॉइंट दिया हुआ है, ये जो पॉइंट है हमारे शरीर के अंगों में ब्लड का सर्कुलेशन भेजता है, और ब्रेन के अंदर भी ये हार्ट से निकला हुआ जो ये पंपिंग का जो सिस्टम है इसको एक्टिवेट करता है। और ये जब किसी का हाथ ऊपर नहीं जावे, ऐसे पूरा सीधा नहीं होता है, कई लोगों का हाथ ऐसा ही, भैया भारत का झंडा कैसे उठाओगे, तो खाली मैं भी यही करता हूँ। अभी ये पकड़ता हूँ, यहाँ से एक दबाता हूँ, खट से पूरा ब्लड का सर्कुलेशन, उसको करंट लगता है और ये हाथ बिल्कुल सीधा हो जाता है, एकदम सीधा। ये वाली भी विद्या सीखेंगे अब कि कहाँ कौन से भाग में, ये 107 पॉइंट हैं बॉडी के अंदर। एक्यूप्रेशर नहीं, मर्म चिकित्सा बोलते हैं। और हाँ, एक्यूप्रेशर में और इसमें सुजोग में भी आता है। हाँ, ये सुजोग और ये सब इसी से निकले हैं। नहीं सब सर, ये मर्मा पॉइंट के हैं, ये मर्मा पॉइंट है। हाँ, ये मर्म से निकले हैं। मर्मा के हैं, लेकिन ये सुजोग और एक्यूप्रेशर में भी। हाँ, एक्यूप्रेशर में मैं वही बता रहा हूँ कि ये मर्मा को ये जो एक्यूपंक्चर भी बोलते होगे ना? नो नहीं, वो थोड़ा अलग भाषा का शैली का फर्क है। एक्यूपंक्चर किसे बोलते हैं? मर्मा को ही बोलते हैं। सल्ला जी, आपने तो मर्म का सीखा है ना, आपको पता है। तो देखिए, जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के 5 मसल्स हो गए, मैंने बताया था ना आपको 5 तरह के मसल्स है, 5 प्रकार हैं, उन 5 के अलग 5 पॉइंट हैं, सब पॉइंट हैं। ये जो सब पॉइंट हो गया, लेकिन मतलब प्रेशर और पंक्चर में एक ही पॉइंट होता है, इसलिए मैंने वो मतलब वो लगाया लॉजिक के। देखिए, प्रेशर में मर्मा, हाँ, प्रेशर में दबा के रखने की परंपरा है ना, दबा के पिछोड़ने की परंपरा। और पंक्चर में पंक्चर करते हैं ना किसी चीज को ठक मार के। हाँ, तो उसमें पंक्चर में पॉइंट आ जाता है, और प्रेशर में कैसे, तो जितना मतलब जगह एरिया हाँ जगह बढ़ता है, एरिया कवर, एरिया बढ़ता है। तो यही चीजों का फर्क है। मसल्स वही है, बिंदु वही है, सब मर्म बिंदु हैं ये सब। हमारे यहाँ पे महर्षि सुश्रुत ने ये ऑपरेशन के 2 तरीके बताए, एक तो चीर फाड़ करके, एक ऑपरेशन ये वाला मर्म विद्या जिसको बोला है ना कि इसको दबा के रखना है, इतनी देर 8 सेकंड दबा के रखेंगे तो ये मिलेगा, 10 सेकंड दबाएंगे तो ये मिलेगा, 15 बार दबाएंगे तो ये मिलेगा, 60 बार करेंगे तो ये होगा। ये सब ये ऑपरेशन का हिस्सा है। अब गलत दब जाए, इसलिए हम इसको बहुत बड़ी मुश्किल से पूरा शरीर विज्ञान पूरा सिखाने के बाद में ये पॉइंट दबाने वाला सिखाते हैं। गलत दब जाए तो एक ही बार में पैरालिटिक अटैक हो जाता है। इसलिए बड़ा वो थोड़ी गहरी विद्या है, उसके लिए और गहनता में जाने की आवश्यकता है, और काम अच्छी करती है। एक बार दबा दो, एक बार में सटीक काम करती। किसी का हाथ ऊपर न्यूरो डिजीज है और उसके कारण हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, शून्य पड़ा हुआ, एक पॉइंट दबते ही पूरा खुल जाता सारा सिस्टम। काम अच्छी करती है। हम सालों साल जिसके लिए दवाइयां खाते रहते हैं, सर्वाइकल पेन के लिए गर्दन नहीं हिलती कईयों की, सालों साल दवाइयां खाते रहते हैं, यहाँ एक दबाओ ठीक। तो ये विद्याएं थोड़ी सी, लेकिन डर भी है उसमें थोड़ा। सर, मर्मा और ऑस्टियोपैथी मिलते हैं आपस में? हाँ जी, मर्मा और ऑस्टियोपैथी मिलते हैं। देखिए, जितनी पैथियां है ना, ये इन्हीं से निकले हैं। आपके जो विद्या है ना, आपकी सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, ये दोनों जनक हैं। इन्हीं में से आगे जाके मॉडिफिकेशन होता गया, उनमें कुछ उन्होंने अपना तरीका निकाल लिया। किसी ने चुबो के कर लिया, किसी ने
दबा के रखने का कर लिया, किसी ने राउंड शेप मसाज करके कर लिया, कर वो ही रहे सब। सबकॉन्शियस माइंड की वो आगे खोज है, रिजल्ट है ना। सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप करने के लिए ये दिया हुआ ये पॉइंट्स है ना आपके, ये भी क्या है, मर्म थेरेपी तो है। ले फास्टर खुला इथून तर काही दिसत नाही का त्यांचं, सरला जी बंद कर लीजिए आपकी आवाज, अलीकडेच खोललंय काय नाही तुम्ही। हम सब आपकी पोल लू पट्टी सुन रहे हैं सब। आप कौन कौन सी मिठाइयाँ गढ़ रहे हो हमारे लिए, हम सब आने वाले हैं, फिर बंद कर लो आवाज, नहीं तो सब कुछ सुन लेंगे हम, फिर मत बोलना। चलिए फिर करें समापन। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। करें, प्रणाम सभी। थैंक यू सो मच जी, वेलकम, स्वागत। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। वेलकम, प्रणाम।